मुझे बीजेपी और आरएसएस पे इसलिए बहुत डाउट रहता है कि ये कभी भी कुछ भी हो जाए, ये ओबीसी के बारे में और एससी के बारे में सोच नहीं सकते। भारत का संविधान में जितने आर्टिकल हैं, जितने अनुच्छेद हैं, भाई सबका मिसयूज पॉसिबल। तो इस हिसाब से पूरा संविधान ही बेकार है, बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सब पे स्टे लगा दे। ओबीसी का 2020 तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी प्रोफेसर नहीं था। 55% वाले हैं, डूब मरना चाहिए इन लोगों को। कि क्या 1992 में जब एक बार ओबीसी का आरक्षण आया तो सब भागने लगे कि राम लला फिर आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम सौगंध राम की खाते हैं, राम को लेके आएंगे। वो राम को लेके आए, मंडल कमीशन कमंडल में भर के ले गए। और योगी आदित्यनाथ घोर जातिवादी व्यक्ति। एक वो निकले थे बाबा कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू देश, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये सारे नारे लगाने वाले 13 जनवरी का सबकी औकात और सबकी असलियत सामने आ गई है। मुझे लगता है कि यहाँ पे डर इनको मिसयूज का नहीं, यहाँ पे इनको डर है कि खुलकर जातिवाद नहीं। इस वक्त 12:18 हो रहा है और इतनी रात में ये लोग यूजीसी के समर्थन में 2 से 4 दिनों में ऐसा देखने के लिए मिला कि जो देश का 85% SC ST OBC समाज है वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू धर्म से अलग है। तो सुबह हम लोगों ने एक शांतिपूर्वक मार्च निकाला, सबने देखा होगा, इनको नेशनल मीडिया पे चला, हर जगह चला। तो यहाँ पे जब आ गए तो बलपूर्वक पुलिस ने बहुत खींचातानी करी। उसके बाद हमको यहाँ से उठा के डिटेन किया गया इको गाड़ी। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं टेररिस्ट हूँ, आतंकवादी हूँ, आतंकवाद कर रहा हूँ। अरे मैं अपने हक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं कोई आतंकवादी या टेररिस्ट नहीं हूँ। जो लड़का आईफोन चला रहा है, फॉर्च्यूनर से उतर रहा है, उसका आप सर्टिफिकेट देखें जाके तो उसका ईडब्ल्यूएस बना हुआ, तो ईडब्ल्यूएस लेके कहाँ से आया है? ये भी तो बात है। बनाने वाले कौन, उन पे कार्रवाई हुई? अब इस तरीके से इसके नियम लेके आए गोल मोल तरीके से कि 1000 स्क्वायर फीट में अगर आपका मकान होगा तो ईडब्ल्यूएस मिल जाएगा। 999 उसने 1 फीट हटा के 999 कर लिया तो उसे ईडब्ल्यूएस 1000 में नहीं मिलेगा, 999 में मिल जाएगा। 8 लाख सैलरी होनी चाहिए और ये 1 साल के लिए मान्य होता है। किसी ने 4 महीने की किसी ने छुट्टी मार ली, उसका ईडब्ल्यूएस बन जाएगा। सरकारी आदमी का ईडब्ल्यूएस बन जाएगा अगर वो 4 महीने की छुट्टी मार लेगा। 1 लाख सैलरी है, 4 महीने की छुट्टी मार लो, आपका ईडब्ल्यूएस तैयार। तो एक पत्रकार मुझसे प्रश्न पूछने आया था, तो उसने पूछा भैया आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम अमितेश है। कि भैया आपका पूरा नाम क्या है? मैंने कहा जात जानना चाहते हैं। मैंने कहा गड़रिया हूँ ना। कि अच्छा। हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी को बनाया गया था, 2 दिन में उनकी जात बता दी गई। तेली तेली करके सब चिल्ला रहे थे। हालांकि मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ। जब सड़कें सूनी हो जाती है, संसद आवारा हो जाती है, तो हम सड़कें सूनी नहीं रहने देंगे। वो भी समाज कब तक सोए रहोगे? अब तो जागो कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। एक नारा है कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा। तो उसको पहचानिए, कुशवाहा जी की बात को सुनिए कि उन्हें पता था कि उन्हें गोली मारी जाएगी, उनकी हत्या हो जाएगी, उसके बावजूद भी पहुंचे। गरीब ब्राह्मण अमीर ब्राह्मण बराबर बैठ के सकते हैं। गरीब ब्राह्मण अमीर एससी के यहाँ बैठ के नहीं खा सकता है, ये सत्यता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें पता चलेंगी कि इंजीनियर होते हुए व्यक्ति उन्हें गार्डनिंग का काम दिया गया था। लोग हमारे यादव भाइयों को पता है एक शब्द से बड़ा नवाजते हैं, यद मुल्ला। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को कहते हैं अखिलेशुद्दीन। अभी उनके एक भाई, मतलब एक उनके हमशक्ल अभी नए नए हुए हैं, सलाउद्दीन। तब उनको कह रहे हैं अखिलेशुद्दीन के बड़े भाई सलाउद्दीन। मैं ईडब्ल्यूएस समाज से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे साथ आएं और हक की लड़ाई में हमारे कंधे से कंधे मिला के चलें। क्या स्टे के बिल्कुल हम लोग खिलाफ हैं, स्टे हटाना पड़ेगा। नहीं तो एक समय था जब 2 अप्रैल की क्रांति हमने दिखाई थी और उस समय दूर नहीं कि 19 मार्च को अगर फैसला गलत आया तो उसकी क्रांति हम दिखाने की क्षमता रखते हैं। जो कह रहे थे नहीं भाई, एक मुसहर डॉक्यूमेंट्री बना दी, बहुत एससी ओबीसी के लोग कहने लगे नहीं बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं उस दिन ही कह रहा था कि ये दलाल लोग हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। और इन लोगों को हमेशा उसी पिछड़ेपन में जीने की आदत है। और जब एक बेहतर बदलाव आने वाला था कि भाई SC ST OBC के बच्चे भी बराबर बैठ के पढ़ पाते, या शायद उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, इतने सारे रोहित वेमुला, इतने सारे पायल ताड़वी, इतने सारे दर्शन सोलंकी आए और गए, जब तक UGC एक्ट इन सारे यूनिवर्सिटीज में, सारे कॉलेजेस में लागू नहीं हो जाता, बिरसा अम्बेडकर फूले छात्र संगठन यही मजबूती के साथ बैठा है। दोस्तों रात के इस समय 12 बज चुके हैं और मेरे पीछे जो आप छात्र देख रहे हैं ये यूजीसी के समर्थन में इस वक्त परिवर्तन चौक पर बैठे हैं। ये लखनऊ का परिवर्तन चौक है। आज ही के दिन में इन लोगों ने यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में एक मार्च निकाला था, एक प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें डिटेन भी कर लिया था। लेकिन इसी रात को ये 12 बजे, मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ, आज इस वक्त 12:18 हो रहा है और इतनी रात में ये लोग यूजीसी के समर्थन में बैठे हैं। और एक तरीके से कहें तो ये अनिश्चितकालीन धरना है इन लोगों का। इसी पे हम इन लोगों से बात करेंगे कि ये धरना कब तक चलेगा, आप लोग क्यों बैठे हैं, क्या रीजन है। भैया आप ही बताइए सबसे पहले कि क्या वजह है।
यहाँ पर बैठने का इस वक्त? देखिए, हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं और साथ ही हम लोग जो है इस समय जो है धरने पर इसलिए बैठे हैं कि यूजीसी का एक नया एक्ट आना था 2026 में, जो कि सरकार ने लाया, जिसमें कुछ थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ थी, थोड़ा बहुत हो सकता है जिससे बराबरी आ सकती थी समाज के अंदर। लेकिन उस एक्ट में जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी उसका भी विरोध देश में चालू हो गया। सवर्ण समाज उसके विरोध में उतर आया, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमारे लिए बराबरी नहीं बचेगी, हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसके बाद किसी तरह जो है जब इतना विरोध चालू हो गया, हम लोगों ने कहा कि चलो एक शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे यूजीसी एक्ट के समर्थन में। तो सुबह हम लोगों ने एक शांतिपूर्वक मार्च निकाला, सबने देखा होगा, वो नेशनल मीडिया पे चला, हर जगह चला। तो वो मार्च हम लोग को भी वो भी नहीं निकालने दिया जा रहा था। हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 3 से शुरू करने वाले थे, वहाँ पे पुलिस ने रस्सी बांध के सबको डिटेन करना शुरू कर दिया, खींचना तानना शुरू कर दिया, गाड़ी में भरना शुरू कर दिया। किसी तरह जो बाकी बचे छात्र थे वो गेट नंबर 1 तक आ गए थे। तो हम लोगों ने वहां से रैली निकाल के परिवर्तन तक हम पहुंचे, क्योंकि रोड ब्लॉक हो गई थी तो पुलिस नहीं आ पाई, तो यहाँ तक हम लोग आ गए थे सही से। और कितने लोग थे आप? हम लोग करीब जब कई लोग थे, हमें लगता है जो है 30-40 लोग रहे होंगे आराम से। तो उतने लोग, उसके पहले 30-40 को पुलिस पहले ले जा चुकी थी। अच्छा। तो करीब करीब 100 की संख्या थी कुल, लेकिन आधे लोग पहले ले गए गए, आधे लोग बाद में ले गए। तो यहाँ पे जब आ गए तो बलपूर्वक पुलिस ने बहुत खींचातानी करी। उसके बाद हमको यहाँ से उठा के डिटेन किया गया इको गार्डन में। और हम यहाँ तक, उसके बाद हम लोग जब वहाँ 5 बजे छूटे हैं तो हम लोगों ने दोबारा यहाँ पे गद्दे बिछाए, सब कुछ बिछा लिया है और हम लोग इस धरने पे बैठ गए, जो कि अनिश्चितकालीन है। जब तक यूजीसी एक्ट इन सारे यूनिवर्सिटीज में, सारे कॉलेजेस में लागू नहीं हो जाता, बिरसा अम्बेडकर फूले छात्र संगठन यही मजबूती के साथ बैठा है। और हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये एक्ट नहीं लागू हो जाता। और ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे बहुजन समाज की है। ये लड़ाई हर उस बच्चे की है जो उस तबके से आता है, जो काम करने वाला वर्ग है, जो वर्ग कमाता है, खाता है, मेहनत करता है। उस वर्ग के हर बच्चे को अधिकार है कि वो यूनिवर्सिटी तक जाए, कॉलेज तक जाए, एक अच्छी सीट ग्रहण करे, एक अच्छे पद पर पहुंचे, अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में अच्छा प्रोफेसर बने। हर उस बच्चे को अधिकार है। तो उन सब बच्चों के अधिकारों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आप बताइए कि दिन में पुलिस ने आप लोगों को डिटेन कर लिया था और पकड़कर आप लोगों को बस से ले गई थी इको गार्डन की तरफ। तो इस रवैये पर आपकी क्या राय है? ये ये जो पुलिस की रवैया है, जनरली पुलिस सरकार के अंदर आती है और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के हाथ में है और योगी आदित्यनाथ घोर जातिवादी व्यक्ति हैं। अगर वही एक पक्ष में देखा जाए तो उनका जो छात्र संगठन है वो आंदोलन करता है इसके विरोध में, तो उनको उनको जो है संरक्षण दिया जाता है। पूरी पुलिस उनके साथ खड़ी रहती है कि उनके साथ कोई समस्या ना हो, उनको पानी तक पिलाते हैं ला करके, कोई समस्याएं ना हो। इस तरीके से जो पक्षपात किया जा रहा है, वही हम उसके समर्थन में आए हैं रोड पे कि हम उसका समर्थन करते हैं, हमारे लिए है। तो हमें जो है पुलिस से डिटेन कराया गया। हमारे कई साथी जो घायल हो गए यहाँ पुलिस उठा रहे, गालियाँ, पुलिस वाले गालियाँ दे रहे थे हमारे साथियों को कि तुम लोग इसका समर्थन कर रहे हो, तुमको मैं गालियाँ दूंगा। कई साथी घायल हुए, उनको जबरदस्ती जबरन उठा के ले गया गया। हमारे आधे आधे साथी को पहले ही गिरफ्तार किया गया, बाकी आधे साथी को हमको यहाँ गिरफ्तार किया। और आज इतनी रात्रि में जो है हम अपने समाज के लिए यहाँ बैठे हैं और हमारे सभी समाज के लोगों से आग्रह है कि हमारे साथ आएं। आज हम परिवर्तन चौक पे लखनऊ में उपस्थित हैं। यहाँ हम असीमितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। यहाँ जब तक यूजीसी लागू नहीं हो जाता है तब तक यहाँ हम बैठे रहेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हक की लड़ाई में न्योता नहीं भेजा जाता, जिनका ज़मीर जिंदा होता है खुद पे खुद चले आते हैं। और हमारी जो धरना है वो असीमित काल चलेगी और सरकार और कोर्ट जब तक झुक नहीं जाती है, जब तक हमारी बातें नहीं मानती, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी संख्या 85% है इस देश में और 15% की बातें सुन करके उसके तानाशाही में आकर के क्या है 85% व्यक्ति के ऊपर, लोगों के ऊपर इस तरीके से नियम लाया जाएगा, स्टे लगा दिया जाता है, केवल 85% की नहीं सोचा जाता है। ये बिल्कुल ही गलत है। जो स्टे लाया गया, स्टे के बिल्कुल हम लोग खिलाफ हैं। स्टे हटाना पड़ेगा, नहीं तो एक समय था जब 2 अप्रैल की क्रांति हमने दिखाई थी और उस समय दूर नहीं कि 19 मार्च को अगर फैसला गलत आया तो उसकी भी क्रांति हम लोग दिखाने की क्षमता रखते हैं अभी भी। और आज मैं सभी देशवासियों से और जो भी बहुजन समाज के लोग हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे साथ आए। केवल बहुजन समाज ही नहीं, इस यूजीसी एक्ट में महिलाएं भी हैं, महिलाएं जर्नल की भी आती हैं, दिव्यांग भी, दिव्यांग की कोई जाति, धर्म, मजहब नहीं होता, लिंग नहीं होता, उनके लिए भी है। ईडब्ल्यूएस जो कि जनरल कैटेगरी में आता है, ये यूजीसी उनको भी संरक्षण देने का काम करता है। लेकिन स्वर्ण समाज में देखा जाए तो स्वर्ण समाज के वही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जो पूंजीवादी हैं, जो जातिवादी हैं, जो मानसिकता से जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ईडब्ल्यूएस है।
ईडब्ल्यूएस का विरोध, अगर वो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस का भी विरोध कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में वही तो आता है जो स्वर्ण है, उसमें दलित, पिछड़ा, एससी, एसटी, ओबीसी तो आता नहीं है। तो उसका विरोध करने का मतलब कि वो खुद ईडब्ल्यूएस का भी विरोध कर रहा है। मैं ईडब्ल्यूएस समाज से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो हमारे साथ आए और हक की लड़ाई में हमारे कंधे से कंधे मिला के चलें। भैया आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं आप? बिल्कुल मानना पड़ेगा, हमारे संवैधानिक संस्था है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि हमारी वो संस्था गलत हाथों में चली गई, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। अच्छा, किन हाथों में गई है? अब जैसी ताकतें वहाँ काम कर रही है, जो कि आए दिन जो भी अधिकतर जो भी फैसले आते हैं, सरकार एक लॉलीपॉप पकड़ाती है हमारे समाज को, या उनका जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसकी ओर से, कि यूजीसी के नए नियम को हम लागू कर रहे हैं। तो दूसरी ओर सरकार के ही लोग एक पीआईएल समाज सेवी बनकर पीआईएल दाखिल कर देते हैं, और वहाँ पे हमारे अधिकारों को जो दिया जाता है उसको पे रोक लगा दिया जाता है। इस पर और क्या कहा जाए। यूजीसी का समर्थन क्यों कर रहे हैं आप? जाहिर आप सी, लोग बेसिकली क्यों कर रहे हैं यूजीसी का क्योंकि यूजीसी हर जो देश के अंदर पीड़ित समाज है, वंचित समाज है, शोषित समाज है, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, ईडब्ल्यूएस जो जैसे भाई ने मेरे बताया, जनरल कैटेगरी के जो ईडब्ल्यूएस समाज है उनके लिए है, उनके हक की आवाज उठाने के लिए, जो उनके साथ भेदभाव होता है, उनके साथ उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, उससे उनकी रक्षा करने के लिए है। और ये लड़ाई किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है, और ना ही हम किसी जाति के खिलाफ हैं। लेकिन दुख हमें इस चीज का है, जो कल तक हमारे दलित समाज को 85% जो हमारा दलित समाज है उसको हिंदू हिंदू कहते थे, कहते ये हिंदू है, जात पाति कर दो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। 2 से 4 दिनों में ऐसा देखने के लिए मिला कि जो देश का 85% SC ST OBC समाज है वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू धर्म से अलग है। साथ ही साथ हमारे देश के एक महामानव है, उनको कहा जाता था हिंदू हृदय सम्राट। बहुत से लोग उनको कहते हैं मेरा भाई है, मेरे पति समान है, मेरे पिता समान है, मेरे चाचा है, मेरे दादा है, मेरे भगवान है। उनको 2 से 3 दिन के अंदर कह दिया गया तेली है। जब देश का प्रधानमंत्री नहीं छोड़ा गया, उसको जाति के नाम पर गाली खाने को मिल गई, तो हमारी और हमारे लोगों की क्या औकात है। आम जनता किस तरीके से उत्पीड़न झेल रही होगी आप भी समझ सकते हैं। मानव भाई, जैसे कि देखने को क्या मिल रहा है, लोगों के बीच एक कहें तो मिस इन्फॉर्मेशन जा रही है, या गलत तरीके से उसको प्रचार किया जा रहा है कि इस बिल या जो ये जो नई गाइडलाइंस है, इसके आने के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर भेदभाव शुरू हो जाएगा। मतलब एक तरीके से जो जनरल कैटेगरी है उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाएगा, उसको छाट दिया जाएगा अलग, या फिर उन पर झूठे आरोप लगा दिए जाएंगे। अलग अलग तरीके से उनको फंसाने की कोशिश की जाएगी, जनरल सामान्य जो वर्ग है उनको। तो इसको आप किस तरह से समझाना चाहेंगे? देखिए, एक बात है कि जो जो है कोई भी नियम होता है, कोई भी कानून होता है, उसका मिसयूज हमेशा पॉसिबल है। उसका मिसयूज हर तरीके से पॉसिबल है, होता भी है। भारत का संविधान में जितने आर्टिकल हैं, जितने अनुच्छेद हैं, भाई सबका मिसयूज पॉसिबल है। तो इस हिसाब से पूरा संविधान ही बेकार है, बंद कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट सब पे स्टे लगा दे। क्योंकि फिर क्यों ये चल रहा है? हाँ, एक पॉइंट रखा यही जा रहा है हाँ। सामने की तरफ से तो कि मिसयूज हो सकता है इसका। जब मिसयूज भाई संविधान में किसी भी आर्टिकल एक्ट का हो सकता है, तो सब बंद कर देते इस हिसाब से। तो लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे डर इनको मिसयूज का नहीं, यहाँ पे इनको डर है कि खुलकर जातिवाद नहीं हो पाएगा। यहाँ पे इनको डर है कि खुलकर जातिगत हिंसा नहीं हो पाएगी। यहाँ पर इनको डर है कि जो इनका सदियों से चला आ रहा है, एक जो वर्चस्व है, जो इनका सदियों से चला आ रहा है, जो ऐसा एक माहौल बना के रखते हैं जिसमें मनुवादी माहौल रहता है, जिसमें जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी SC ST OBC समाज से आने वाला व्यक्ति, कोई महिला, कोई किसी और वर्ग, किसी और जाति, किसी और धर्म से आने वाला व्यक्ति पनप नहीं पाता है, जिसमें ये वही माहौल बना रहेगा। इनको डर है कि वही माहौल बना रहने से टूट सकता है, वही माहौल बदल सकता है, हो सकता है कोई बदलाव आ जाए। तो ये डर इनको और किसी चीज का नहीं है, डर बदलाव का है। क्योंकि भारत देश में जब भी कोई अच्छा बदलाव आने लगता है, भारत देश में जब भी कोई अच्छी चीज होने लगती है, कोई बेहतरता की चीज होने लगती है, कुछ मॉडर्नाइजेशन होने लगता है, तो इनको डर बैठ जाता है। क्योंकि भारतीय समाज ऐसा रहा है जो कि पिछड़ा हुआ समाज है, और इन लोगों को हमेशा उसी पिछड़ेपन में जीने की आदत है। और जब एक बेहतर बदलाव आने वाला था कि भाई SC ST OBC के बच्चे भी बराबर बैठ के पढ़ पाते, या शायद उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, इतने सारे रोहित वेमुला, इतने सारे पायल ताड़वी, इतने सारे दर्शन सोलंकी आए और गए, और शायद वो नए बच्चे मारे जाने से बच जाते। शायद आज की डेट में किसी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने से बच जाता। शायद आज की डेट में एक बच्चा जो कि PhD के काबिल था, लेकिन वो PhD में नहीं एडमिशन पा पाता है, वो शायद PhD में एडमिशन पा लेता।
तो उसी का डर इनको सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि SC ST OBC समाज के बच्चे इनके बगल में आ जाएं, इनके बगल में बैठ के पढ़ाई करने लगे, इनके बगल में बैठकर ऊंचे पदों पर बैठ जाएं और इनसे बराबर आवाज में बात करने लगे। तो ये डर वहां से आ रहा है। ये डर इसका नहीं है कि जो है मिसयूज हो जाएगा, ये डर है कि खुलकर जातिवाद नहीं हो पाएगा, ये डर है कि वो लोग उन पदों पर बैठ जाएंगे और उनके ऊपर बैठ जाएंगे। तो उनको डर उस बात का सता रहा है। ये डर बदलाव का डर है, ये और कोई डर नहीं। मिसयूज का डर नहीं है। आर्टिकल्स का मिसयूज तो ये लोग भी करते हैं। ऐसा बताइए ईडब्ल्यूएस वाली जो कैटेगरी बताइए, तो ये लोग भी तो उसका बहुत मिसयूज होता है। जो संपन्न है, बड़े बड़े बिजनेस है, फर्जी आय प्रमाण पत्र बना करके, और क्योंकि वहां जहाँ बनता है वहां पर भी इनके लोग बैठे हुए हैं, उसका भी तो हो रहा है। क्या ईडब्ल्यूएस को बंद कर दिया जाए? अगर उसका मिसयूज हो रहा है तो उसको बंद कर देना चाहिए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी चाहिए। नहीं, सही बात है। ये कह रहे हैं कि जैसे फर्जी EWS के सर्टिफिकेट बन जाते हैं और उसका यूज किया जाता है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? बन जाते नहीं। हाँ, आप कह रहे थे बन जाते हैं, एक मिनट रुकिए। क्या आप कहते हैं बन जाते हैं, बन हाँ। नहीं जाते, हाँ। फर्जी ही होते हैं। हाँ। जो लड़का आईफोन चला रहा है, फॉर्च्यूनर से उतर रहा है, उसका आप सर्टिफिकेट देखें जाके तो उसका ईडब्ल्यूएस बना हुआ, तो ईडब्ल्यूएस लेके कहाँ से आए हैं? ये भी तो बात है। बनाने वाले कौन, उन पे कार्रवाई हुई? अब इस तरीके से इसके नियम लेके आए गोल मोल तरीके से कि 1000 स्क्वायर फीट में अगर आपका मकान होगा तो ईडब्ल्यूएस मिल जाएगा। 999 उसने 1 फीट हटा के 999 कर लिया तो उसे ईडब्ल्यूएस 1000 में नहीं मिलेगा, 999 में मिल जाएगा। 8 लाख सैलरी होनी चाहिए और ये 1 साल के लिए मान्य होता है। किसी ने 4 महीने की किसी ने छुट्टी मार ली, उसका ईडब्ल्यूएस बन गया। सरकारी आदमी का ईडब्ल्यूएस बन जाएगा अगर वो 4 महीने की छुट्टी मार लेगा। 1 लाख सैलरी है, 4 महीने की छुट्टी मार लो, आपका ईडब्ल्यूएस तैयार। तो इस तरीके से गोल मोल, क्योंकि जो इनके बाप दादा बैठे हुए हैं ना, इतने बैठा के गए हैं वो, कि इतनी तरीके से उन्होंने जैसे हर जगह लूप होल तैयार कर रखे, हर जगह, कि आप कहीं से इनसे निपट नहीं सकते। अब अभी तो कह रहे थे कि जाति व्यवस्था कहाँ, एक वो निकले थे बाबा कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू देश, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये सारे नारे लगाने वाले 13 जनवरी का सबकी औकात और सबकी असलियत सामने आ गई है। जितने भी लोग हैं, जो भी जातिवादी लोग, जो लोग कह रहे थे कि हम हिंदू जोड़ने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हाँ अरे उनका नाम भी वो धीरेन्द्र शास्त्री का है क्या? उन्हें धीरेन्द्र, वो ब्राह्मण है, वो व्यक्ति एक खास जात से आता है, खुल के नफरत फैलाता है व्यक्ति। उनकी मुसलमानों के खिलाफ जितना जहर उगलता है, उनकी खुद की बहन मुसलमानों के साथ है, उनकी बहन की शादी मुसलमानों के साथ हुई है। जितने और धीरेन्द्र शास्त्री की, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने आपकी अदालत में खुद ये बात स्वीकार की है। मैं अपने आप कहूंगा तो मुझे कहीं ये वो कर दें। तो अब जात, ये एक बात और कहते हैं कि अब कहाँ बची है जाति, तो मैं इस पे ये कहता हूँ यूजीसी बिल इस बात का प्रमाण है कि भारत आज भी जाति व्यवस्था और व्यवस्था के घेरे में रुका हुआ है। जो लोग कह रहे हैं कि आप आज भी गांव में चले जाइए, कोई भी व्यक्ति, टीचर होगा, टीचर किसी घर में चला जाता है, किसी के बच्चे को छू लेता है, उसके हाथ का पानी पी लेता, मैं तो गाँव से ही आता हूँ, तो वहाँ कहते हैं कि साले तुम हमको जात कहानी बताए अपने। और मैं अभी परसों नरसों की बात बता रहा हूँ, ये रियल बात है, मेरे साथ कई दोस्त खड़े हुए थे। उस पे जो बिल आया हुआ, उस पे एक पत्रकार मुझसे प्रश्न पूछने आया था, तो उसने पूछा भैया आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम अमितेश है। कि भैया आपका पूरा नाम क्या है? मैंने कहा जात जानना चाहते हैं, मैंने कहा गड़रिया हूँ ना। कि अच्छा अच्छा, हमने कहा आप गड़रिया भी यूनिवर्सिटी आने लगे हैं। तो इन्हें दिक्कत इस बात से नहीं है कि भेदभाव बढ़ जाएगा, इन्हें दिक्कत इस बात की है कि जो भेड़ चराने वाला व्यक्ति है, जो सुअर चराने वाला व्यक्ति है, जिसके पुरखे सुअर चराते रहे, भेड़ चराते रहे हैं, जिन्होंने गायें चराई हैं, जिन्होंने लैट्रिन मैला ढोया अपने सिर पे, उनके बच्चे बराबर में आके इनके ना बैठने पाए। जब जातिगत आधार पे कहते हैं भेदभाव जनरल के साथ नहीं होता, एक व्यक्ति कोई बताए जिसके साथ जनरल कैटेगरी का हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया, जिसके साथ एक व्यक्ति का, सिंगल व्यक्ति भारत भर में किसी के साथ वो हुआ हो, बता दीजिए जातिगत आधार पे भेदभाव हुआ। मैं हजारों केस ऐसे बना दूं, लाखों केस ऐसे हैं भारत में जो रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं, और उनके साथ डेली जाति के आधार पर भेदभाव होता है। आपको इस तरीके से नहीं, आपको मजाक में आपके जो जनरल कास्ट के दोस्त हैं, आपको मजाक, अबे तुम तो आरक्षण वाले हो। हम आरक्षण वाले हैं, हमारा संघर्ष तो देखो कहाँ से निकल के आए हैं। आरक्षण वाले आपको पूरा, आपकी पूरी लाइन इस तरीके से तैयार की गई, किचन में आप बैठे हुए, घर हम खरीद लें, हम घर में घुस नहीं सकते, इस तरीके से सिस्टम तैयार किया गया है। हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी को बनाया गया था, 2 दिन में उनकी जाति बता दी गई। ये वही जातिवादी लोग हैं जो कहते थे कि नहीं जाति कोई नहीं होती, और मोदी की, जो नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट बन के, और बहुत विशाल छवि जिनकी हिंदू के रूप में बनाई गई थी, उन्हें उनकी औकात याद दिला दी 2 दिनों के अंदर। तेली तेली करके सब चिल्ला रहे थे। हालांकि मैं बहुत उनका सम्मान करता हूं, और हर व्यक्ति की, और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहे मैं अपनी जाति पे गर्व करता हूं, जहां मीडिया एंकर बैठ के कहे नहीं मुझे अपनी जाति, अपने सरनेम पे गर्व है, तुम्हारा सरनेम में है क्या? तुम्हारा कोई कंट्रोल है उस पर? तुम पैदा हो गए हो, ये एक्सीडेंटल पैदा हुए हो, कोई प्लानिंग भी नहीं थी, एक्सीडेंटल पैदा हो गए उस जाति में, तो इसलिए तुम्हें गर्व है। किस बात का गर्व है? तुमने अचीव तो कुछ किया नहीं है।
अगर अचीव किया होता, जैसे मैं हूँ या मानव रावत हैं, कल को इनके नाम के आगे डॉक्टर लगे तो इन्होंने डॉक्टर अचीव किया है, इन्होंने रावत अचीव नहीं किया, इन्होंने डॉक्टर अचीव किया है। तो आपके पास ऐसी कौन सी पदवी है जो आपने अचीव की है? उसके बाद कल कुछ लोग परसों नरसों में नारे लगा करनी सेना वाले, हम यहाँ पे बैठे हुए थे, हमें खींच ले गई पुलिस। खुलेआम यहाँ घूम रहे थे लोग, किसी को पुलिस ने टच किया, उसमें लोग कहते हमने एप्लीकेशन दे दी, अब कुछ भी करें। कुछ भी करोगे किसी को मार दोगे। वहां लोग घोड़ों को गधा बना रहे थे, गधों को घोड़ा बना रहे थे, पता नहीं इंसानों को इंसान क्यों नहीं बना पा रहे हैं। इनके पास पता नहीं कौन सी दवाई है कि नहीं अब बराबर में गधे घोड़े बैठेंगे। भाई गधे घोड़े नहीं, इंसान इंसानों के बराबर में बैठेंगे। पता नहीं कौन सा चूरन बांटने निकले हो कि नहीं गधे घोड़े बैठेंगे। गधे घोड़े संसद में बैठते हैं, विश्वविद्यालय में छात्र बैठते हैं। जब संसद आवारा हो जा, जब सड़कें सूनी हो जाती है, संसद आवारा हो जाती है, तो हम सड़कें सूनी नहीं रहने देंगे। और ये जो लोग कह रहे हैं कि ये सरकार ने बिल लाया है, ये कोई बिल सरकार ने नहीं लाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो 2012 का जो नियम था उसके आधार पे चीजें नहीं चल पा रही थी। 2019 से 21 के बीच 98 छात्रों की मौत हुई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। उसे जब टैकल नहीं किया गया तो फिर इनकी कान मरोड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने कि बनाओ। आदेश देने वाला सुप्रीम कोर्ट, हम तो मांग कर ही रहते, आदेश देने वाला सुप्रीम कोर्ट, रद्द करने वाला सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बैठने वाले उनके सजाती लोग, अब प्रदर्शन करने वाले सजाती लोग, मीडिया स्टूडियो में बैठे सजाती लोग, सब कह रहे कि बंटवारे वाले हारे, ठाकुर पंडित जीते। ये भी तो जातिवाद है। ठाकुर पंडित कौन है? अगर तुम किसी जाति का नाम ले, हम तो किसी जाति का नाम ही नहीं ले रहे। हम तो अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारे हजारों सालों से वंचित, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम तो कह रहे कि ये बंटवारा कर रहे हैं। जब 98% लोग एक किसी सोशल इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मीडिया एंकरों में सब वही होंगे, तो हमारी बात कैसे पहुंचेगी? हम अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? जो यूट्यूब पे फ्री लांसर बने घूम रहे थे, उनकी औकात 2 दिनों में सामने आ गई। जो कह रहे थे नहीं भाई, एक मुसहर डॉक्यूमेंट्री बना दी, बहुत एससी ओबीसी के लोग कहने लगे नहीं बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं उस दिन ही कह रहा था कि ये दलाल लोग हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। और दलालों की दलाली सामने आ गई। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुजन समाज से मैं एक आग्रह करता हूं, खास तौर पे ओबीसी से, क्योंकि सबसे ज्यादा 55% सोया हुआ समाज जो है वो ओबीसी है। अगर ये समाज जाग गया तो ये बच नहीं पाएंगे। ये बहुत दिनों तक बहुजन समाज के हक अधिकार मार के नहीं बैठ सकते। तो मैं ओबीसी समाज से खास तौर पे, मैं तो सभी से कहूंगा कि आए, लेकिन ओबीसी समाज कब तक सोए रहोगे? अब तो जागो कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। एक नारा है कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा। तो उसको पहचानिए। कुशवाहा जी की बात को सुनिए कि उन्हें पता था कि उन्हें गोली मारी जाएगी, उनकी हत्या हो जाएगी, उसके बावजूद भी पहुंचे। तो यहाँ तो ना गोली मारी जा रही, ना हत्या की जा रही। आप अपने लिए लड़िए, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। हम इतने सक्षम, मुझे लगता है कि हम लोग इतने सक्षम हैं कि हमारा शोषण मुश्किल ही कर पाए, फिर भी हो जाएगा। लेकिन हम तो सोच रहे हैं कि 85% लोगों का शोषण ना होने पाए, इसीलिए हम बैठे हुए। आप लोग भी आइए और अपनी लड़ाई लड़िए, अपने बच्चों की लड़ाई लड़िए, वरना आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। तेज जी, आप भी छात्र हैं, आप विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, एलयू में। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। चलिए, मैं आपको अभी मेरी 2 घंटे पहले एक भैया से बात हुई। नहीं, मैं मेरा सवाल सुनिए। जैसे ये बताइए कि आप, मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ। हाँ, मैं घटना ही पूछने वाला हूँ कि आपके साथ कभी कुछ हुआ है विश्वविद्यालय में ऐसा जातिगत भेदभाव के तौर पर, या कुछ ऐसा उदाहरण तो बताइए। मैं अभी 2 घंटे पहले का उदाहरण बताता हूँ। मेरे एक साथी हैं बुद्धप्रिय गौतम, हिंदी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहे हैं। उन्हीं के साथ उनका जो जिनके अंडर में सुपरवाइजर है, वो 8 महीने से उन्हें परेशान किए हुए हैं और लगातार जातिगत आधार पर परेशान किए हुए। कहीं जेआरएफ के साइन नहीं करता है, फेंक देता है। अभी परसों उनका फेंक दिया है सब इंतजाम कि नहीं करेंगे साइन, कि तुम साले 45 हजार रुपए पाते हो, तुम्हारे बाप का पाते हैं। एग्जाम क्वालिफाई किया है तब पा रहे हैं, यूजीसी दे रहा है, आप तो दे नहीं रहे। आपने तो जहां देना था वहां भी छीन लिया। आप तो इंटरव्यू में 1 नंबर दे के बढ़ा देते हैं आगे। तो आपके सीने पे तो सांप लौटेगा ही लौटेगा कि जब ओबीसी एससी एसटी के समुदाय का बच्चा जो आपके घर में नौकरी करता था, वो जो आपके बराबरी में बैठेगा तो पेट में दर्द तो हो गई हो। उसे महसूस करिए, उसे उस दर्द को रोकिए, क्योंकि वो सामने न दिखने पाए। अब तो सामने दिखाने लगे आप लोग, इसीलिए ये लड़ाई जारी रहेगी। और मैं कहता हूं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें, क्योंकि इसमें जो ईडब्ल्यू शामिल किया है, किसी भी ईडब्ल्यू के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। और भारत में किसी को भी उसके पैसे के आधार पे, जो कहते हैं आर्थिक आधार पे, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो पाया है। थोड़ा बहुत हो, लेकिन आर्थिक आधार पे आप किसी से ये नहीं कह सकते कि तुम मेरे साथ खा नहीं सकते। सब लोग खा सकते हैं। गरीब ब्राह्मण अमीर ब्राह्मण बराबर बैठ के सकते हैं। गरीब ब्राह्मण अमीर एससी के यहाँ बैठ के नहीं खा सकता है, ये सत्यता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें पता चलेंगे कि इंजीनियर होते हुए व्यक्ति उन्हें गार्डनिंग का काम दिया गया था। ऐसे तमाम उदाहरण है
कि ओबीसी का व्यक्ति कोई काम करता है, ओबीसी का व्यक्ति करता है, उसके खींच के थप्पड़ मार देते हैं। रोहित वेमुला को लोग आतंकवादी कह रहे हैं, आज भी उसकी शहादत को लोग याद नहीं करे, उससे कह रहे वो मुस्लिम है, हिंदू विरोधी है। तो ऐसे तमाम बातें हैं जिनके लिए हम खड़े हुए हैं, और हम इसलिए खड़े हुए हैं कि हम कोई भी रोहित वेमुला और पायल ताड़वी इस देश में अगला बनने नहीं देंगे, भले हमें अपनी इसलिए जान ही क्यों न देनी रोहित पड़े। वेमुला का आप लोग एग्जांपल लेते हैं, उनके लिए एक बात कही जाती है कि वो ओबीसी थे लेकिन एससी का सर्टिफिकेट उन्होंने बनवाया था, जिसकी वजह से उनको अप्रूवल नहीं मिला या और उसी के बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया, ऐसी बात कही जाती है। आपको एक बात मैं और बता रहा हूँ, सरकार सो रही थी, ओबीसी वाला एससी में शामिल हो गया। हो सकता है कि जिन्होंने सर्टिफिकेट बनाया उन्हें लगा उसकी स्थिति एससी वाली है, और ओबीसी हो सकता है इसीलिए शामिल किया गया कि रोहित वेमुला ओबीसी के होते हुए भी इतना जाति का भेदभाव झेला। अब तो ये लोग कह रहे हैं कि वो ओबीसी के थे और कहते हैं ओबीसी का भेदभाव नहीं होता। रोहित वेमुला प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि ओबीसी के थे या एससी के थे, अगर वो एससी के तो एससी के साथ भेदभाव होते ही है। अगर वो ओबीसी के थे, ओबीसी के साथ अगर इतने चरम का भेदभाव होता तो ओबीसी वाले जाग जाओ। आपके समुदाय का एक लड़का मर गया है, संघर्ष करते करते उसे हॉस्टल से निकाल दिया है। ओबीसी का 2020 तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी प्रोफेसर नहीं था। 55% वाले हैं, डूब मरना चाहिए इन लोगों को। कि क्या 1992 में जब एक बार ओबीसी का आरक्षण आया तो सब भागने लगे कि राम लला फिर आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम सौगंध राम की खाते हैं, राम को लेके आएंगे। वो राम को लेके आए, मंडल कमीशन कमंडल में भर के ले गए, और मंडल वाले सोते रह गए। सबसे ज्यादा जो राम मंदिर, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, मैं सभी की आस्था का सम्मान करता हूँ। उसके बावजूद जो राम मंदिर बना है वो ओबीसी के कब्रों पे बना है, ओबीसी के समुदाय की शिक्षा की कब्रों पे बना है। राम मंदिर के आंदोलन के कारण ओबीसी को ओबीसी के आरक्षण के बारे में पता नहीं चल पाया है, और उसी आरक्षण के बदौलत वो पहुंचना चाहते सोशल इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं पहुंच पा रहे हैं और ना पहुंच पाएंगे। जैसी स्थिति है ओबीसी की, जैसा भ्रम में डाले हुए हैं। और एक तो जो हमारे नेता हैं ओबीसी एससी एसटी के, जो बहुजन समाज और कहते हैं कि हम ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं, वो देख लिया इसमें कितने ओबीसी के नेता हैं। सुप्रीम कोर्ट का समर्थन कर रहे हैं कि कोई बचने ना पाए, दोषी छूटने ना पाए। दोषी कौन है? आपको इतना सत्ता का क्यों डर है? क्यों आप उनके तलवे चाटना चाहते हैं? आप लेके तो पीडीए चलेंगे। पीडी में कहाँ गया पिछड़ा, कहाँ गया दलित, कहाँ गया अल्पसंख्यक? जब उनके लिए कोई रेगुलेशन आता है तब आप बैकफुट पे चले जाते हैं। नहीं, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलेंगे। रोडों पे कब आएंगे? वहीं एलीट क्लास में पैदा हुए, एलीट क्लास में ही रहेंगे। पैरों में दर्द भी तो होना चाहिए। आप भी तो जाने कि गरीब के छाले क्या होते हैं, ओबीसी के छाले क्या होते हैं, एससी के छाले क्या होते हैं। जब जमीन पे उतरेंगे, धरातल पे उतरेंगे, तब असलियत पता चलेगी ना। कि वहीं बैठे हुए हैं, आराम से मालिश करवा रहे, एसी गाड़ी से गए, एसी हाल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, चले आए। राहुल गांधी आपको कैसे नेता लगते हैं? पिछले 5 सालों में ओबीसी के और एससी के मुद्दों पे वो खुल के बोले हैं। उन्होंने जो डाटे लेके आए सामने, उसके बाद हम उनसे काफी प्रभावित हुए। उन्होंने जो कहा था कि 90 सचिवों में से केवल 3 ओबीसी के सचिव हैं, उसके बाद भी ओबीसी समाज ने उन्हें वोट नहीं दिया। तो मैं ओबीसी समाज पे भी थूकता हूँ, इसलिए कि जो व्यक्ति आपके हितों की बात करे, तो पहला ऐसा व्यक्ति कांग्रेस का है। नेहरू भी आरएसएस से इतनी टक्कर नहीं ले पाए थे जितना राहुल गांधी ले रहा है। राहुल गांधी ने आरएसएस के आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, और जितना आरएसएस को वो टारगेट करते हैं, मुझे नहीं लग रहा भारतवर्ष में अभी तक किसी ने आरएसएस को इतना टारगेट किया। यूजीसी के मामले पर उनका स्टैंड क्या रहा? यूजीसी के मामले पे उनका स्टैंड ये है कि वो कह रहे हैं इसे और भी कठिन बनाया जाए, और किसी भी तरह का, जैसे इसमें एक चीज और है कि सजा का प्रावधान खत्म किया गया। शिकायत आप कर सकते हैं, सजा नहीं मिलेगी, सजा का प्रावधान खत्म हो गया। तो उनका ये भी कहना है कि सजा का प्रावधान रखा जाए। इससे क्योंकि उन्हें इस सरकार की मंशा पे डाउट बहुत रहता है कि ये सरकार कोई भी कार्य ओबीसी के पक्ष में कर नहीं सकती। मैं पहले भी किसी मीडिया चैनल पर ये बोला था, उन्होंने कहा यूजीसी को आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा यूजीसी का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छे नजरिए से देखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बीजेपी और आरएसएस पे इसलिए बहुत डाउट रहता है कि ये कभी भी कुछ भी हो जाए, ये ओबीसी के बारे में और एससी के बारे में सोच नहीं सकते। ये वो लोग हैं जिनके बाप दादाओं ने ओबीसी एससी को दबाया है, तो ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति वो आए। ये वो राज स्थापित करना चाहते हैं, पेशवा राज स्थापित करना चाहते हैं। जो उनके हेड होते हैं, चितपावन लोग हेड होते हैं ना आरएसएस के, तो वो उसी तरीके का पूरा व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। वो कोई भी काम ओबीसी एससी के हित में नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे इनकी मंशा पे हमेशा डाउट रहता था। आप बताइए, आप कुछ बताने जा रहे थे कि आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है विश्वविद्यालय में, जातिगत भेदभाव वाली? विश्वविद्यालय में जातिगत घटना के बारे में हम लोग जो है रोहित वेमुला जी की जयंती मना रहे थे विश्वविद्यालय के अंदर। वहाँ प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों मौजूद था, और वहाँ जो है हम लोगों के साथ शहादत यात्रा में आरएसएस के गुंडे घुसे। एबीपी जो है कि उनकी शाखा है, उसके गुंडे घुसे। वहां से पूरा पुलिस प्रशासन प्रोक्टोरियल वोट पीछे हट गया,
ताकि ये लोग मारे जाएं, SC ST OBC से आते हैं ये लोग मारे जाएं अच्छा। और ये ब्राह्मण और ये जो है कि RSS गुंडे मार के निकल जाए। यहाँ से आपको मानसिकता थी। उसके बाद हम लोग केवल शहादत यात्रा निकाल रहे थे, हम हमारे ऊपर आतंकवादी तक कहा गया हमको। पुलिस प्रशासन SP उसमें जो है कि कमिश्नर थे, सब लोग मौजूद थे वहाँ, पूरा प्रोक्टोरियल वो था, पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन था। हमें आतंकवादी कहा गया, जातिवादी कहा गया। इसी से दिखती है जाति। ये हमें जो है उसके पहले जो है एक प्रोफेसर थे जो कि एक दलित छात्र था जो PhD स्कॉलर था, उसका उन्होंने उससे बैठा हुआ था, उन्होंने जो उससे उसका नाम पूछा, क्या नाम है, पूरा नाम बताओ, पूरा नाम बताते उसने तुरंत सबके पूरे खुले समाज में उसके ऊपर थप्पड़ जड़ दिया, केवल नाम पूछ करके। ये है जातिगत व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रशासन का। और अभी तक डाटा आप उठा के देख लीजिए उत्तर प्रदेश का, इतने तमाम विश्वविद्यालय हैं, केवल एक विश्वविद्यालय को छोड़ करके कहीं भी आज तक दलित जो है कुलपति नहीं बन पाया। यही है जातिगत व्यवस्था, यही है जातिगत भेदभाव। आज तक कुलपति क्यों नहीं बन पाया कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में? यही मेन कारण है जातिवाद की। दिन में आपके ऊपर शायद पुलिस प्रशासन की तरफ से जाति सूचक गालियां दी गई, सही बात है ये? जात सूचक तो नहीं थी, लेकिन वो जिस तरीके से बदतमीजी कर रहे थे, जिस तरीके से एक, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, दरोगा जी थे वो, तो 2 स्टार थे उनके, तो वो मतलब गाली बक रहे थे कि इन तो अंदर कि ऐसे ये नहीं रुकेंगे। मैंने ये चीज, और यहाँ मतलब हसनगंज थाने के जो SHO थे, मैंने उनसे भी ये चीज सीखा। मैं यहाँ से हट नहीं रहा था कि इन्होंने मुझे गाली कैसे दी। काफी मीडिया ने कवर भी किया था, मेरे चोट भी लगी थी हल्की पैर में उस चक्कर में। तो वो लोग मतलब बहुत ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं टेररिस्ट हूँ, आतंकवादी हूँ, आतंकवाद कर रहा हूँ। अरे मैं अपने हक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं कोई आतंकवादी या टेररिस्ट नहीं हूँ, या मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। आप बताइए, जैसे कांग्रेस जो पार्टी है और उसके जो संगठन है छात्र संगठन, लेकिन कांग्रेस के जो ब्राह्मण नेता हैं या जो ब्राह्मण छात्र नेता हैं, वो लोग इस बार UGC का खूब विरोध कर रहे थे, जाति व्यवस्था पूरी कांग्रेस पे हावी है। लेकिन उनके जो मुखिया हैं वो तो SC ST OBC की बात करते हैं, अब दोहरी संविधान की बात राजनीति उनकी करते हैं। पार्टी की नीति शुरू से रही है, तो मैं कांग्रेस का तो इस मामले में बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। बाकी ठीक है, राहुल गांधी जी एक पढ़े लिखे नेता हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं, काफ़ी अच्छे से हमारे समाज के मुद्दों को उठाते हैं, तो मैं पर्सनली राहुल गांधी का समर्थक हूँ, बट उनकी पार्टी का नहीं। और रही बात उनकी जो आपने NSVI के कुछ यहाँ हमारे क्षेत्र के ब्राह्मणवादी नेताओं की बात जैसे आपने कही, तो वो इतने कहते हैं कि हाँ ठीक हम कांग्रेसी हैं, बाबा साहब का भी कभी कभी नाम ले लेते हैं, और कभी कभी चाय वाले के नाम पर प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसा भी 3 दिन पहले ही तेली बन गए हैं। और यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज्यादा भेदभाव NSVI के ही छात्रों के साथ वही महाराज करते हैं। और NSVI के छात्रों को तो चलिए एक अलग रखिए, हमारे बादशाह के जब राहुल पांडे वाला जो मसला हुआ था, उस समय बादशाह के जो भी छात्र छात्राएं जो थी, इन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया था, तो उन्होंने बकायदा लाइव आए थे वे, और लाइव आकर के हमारे छात्रों को काफी उल्टा सीधा कहा। इवन उन्होंने, यस, उन्होंने इवन मुझे भी कॉल करके कहा कि आप उनके साथ बैठते उठते हैं। तो 1-2 बार मानव भाई आकाश भाई के साथ उन्होंने मेरी फोटो देखी थी, हम लोग आयोग में काम से गए हुए थे। आप उनको समझा लीजिए, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैंने कहा ठीक है, फोन रखिए, मैं बात करता हूँ। फिर मैंने भी कहा भाई छठी का दूध याद दिला देंगे, कार्रवाई करके दिखाओ। हालांकि जैसे वो सिगुफा छोड़ते रहते हैं हर जगह पर, सिगुफा ही छोड़ने का काम करते, इसके अलावा कुछ नहीं। पोस्टरबाजी वाले नेता हैं, पोस्टरबाजी में उनकी जीवन गुजर जाएगा। और रही बात जातिवाद की, जैसे आपने बात करी, जैसे भाई ने बताया राहुल पांडे वाला मैटर हुआ था, रोहित वेमुला वाला मैटर आपके संज्ञान में है ही, आप लोग सभी लोग वहां पर थे। 30 मार्च 2023 की बात मैं बता रहा हूँ, मैं भी मंदिर वंदिर में जाता आता रहता हूँ। और 30 मार्च 2023 की बात है, सुंदरकांड का एक पार्ट हमने बिजनौर में रखा हुआ था, एक मंदिर बनता, वहाँ कोई उसका करता धरता नहीं था, तो वहाँ पर हम लोगों ने किया था। लेकिन हमने भोजन की व्यवस्था दूसरी मंदिर में कर रखा था। भारतीय बौद्ध संघ का बैनर ही केवल देखा, बौद्ध नाम केवल देखा था, संघ और भारतीय को तो हटाइए, बौद्ध नाम देखा था, मुझे मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया गया था। और गाली दे के ब्राह्मण वहाँ जो पंडित था, उसने गालियां दी थी। हालांकि बिल्कुल, उसमें हालांकि उस पंडित जी को हम कॉलर पकड़ खींच के बाहर ले भी आए थे। उनको हनुमान जी का मंदिर है, तो हमको अलावा थोड़ा उनको हनुमान जी का प्रसाद भी दे दें। लेकिन वहाँ पे हमारे कुछ साथी भी थे जो हमारे साथ पढ़ते लिखते थे, और साथ में हमारे पॉलिटिकल और सोशल वर्क में भी मेरे साथ रहते थे। तो उन लोग कहने लगे भैया मैं इसी क्षेत्र में रहता हूँ,
मत करिए, हाथ पाथ जोड़ने लगे। तो हमने कहा चलो कोई बात, क्षेत्र में भाई अपने लोगों को भी देख कर समझ कर हमें चलना है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, नहीं तो उनको उसी दिन हनुमान जी का प्रसाद दिए होते हम। वही चीज़ है। आप बताइए, आप लोग भी थे दिन में आज? हाँ जी, हम लोग भी थे आज दिन में। और हम लोग आज गेट नंबर 3 पे हम लोग का रैली निकलनी थी। लेकिन हम लोग फिर धीरे धीरे करके 20-30 लोग थे, उनको गेट नंबर 3 से उठा लिया गया, तो हम लोग चुपचाप पहुंच गए गेट नंबर 1 के पास। और वहां से हम लोग अपना रैली निकाले यहाँ परिवर्तन चौक तक। यहाँ तक आते आते हम लोग को इतना रोका गया पुलिस प्रशासन द्वारा कि हम लोग आतंकवादी तो है नहीं, छात्र अपनी बातें रख रहे हैं यहाँ पे। और SC ST OBC पिछड़ा वर्ग को ये सरकार दबाती है, हम लोग की बातों को ये दबाती है बातों को। और ये लोग आगे नहीं बढ़ने देती है, यूनिवर्सिटी स्कूलों में हम लोग की जगह नहीं मिलती है। ओबीसी का तो, ओबीसी के समाज में जो है सबसे ज्यादा तो हमारे यादव समाज के लोग जो हैं, जैसे भाई ने भी एक पाल गडरिया समाज की बात कही, ओबीसी समाज की बात कही। ओबीसी में एक वर्ग आता है यादव, और यही जो सामंतवादी लोग हैं, ब्राह्मण ठाकुर, इन लोग के समाज के, मैं जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन लेना पड़ता है। वो लोग हमारे यादव भाइयों को पता है एक शब्द से बड़ा नवाजते हैं, यद मुल्ला। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को कहते हैं अखिलेशुद्दीन। अभी उनके एक भाई, मतलब एक उनके हमशक्ल अभी नए नए हुए हैं, सलाउद्दीन। अब उनको कह रहे हैं अखिलेशुद्दीन के बड़े भाई सलाउद्दीन। तो ये सब क्या जातिगत नफरती तो है, लेकिन तब भी हमारे ओबीसी भाई नहीं जाग पा रहे हैं। निवेदन यही है कि जागे और दलित पिछड़ा आदिवासी एकता को बना करके समाज में उतरे, तब हम अपने अधिकारों की रक्षा कर आप पाएंगे। क्या कह रहे थे? रिसेंटली अभी एक मैं देख रहा था वीडियो, उस पे अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ साथी यूजीसी का समर्थन कर रहे थे। तो एबीपी के गुंडों द्वारा, मैं अभी आपको, मेरे फोन में वीडियो है, तो मैं अभी अभी 7 घंटे पहले की बात है, शायद हम लोग भी उसी टाइम पे कर रहे थे। तो उन लोग पे एकदम जानलेवा हमला किया गया है, बहुत भयानक तरीके से जानलेवा हमला किया है। वो कई लड़के बाहर से आ रहे, फावड़ा उठा के उन पे हमला कर रहे हैं, भागे आ रहे हैं। तो उन पे बहुत बुरी तरीके से हमला किया गया। तो ये सरकार को, मतलब हम एक शांति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी अपनी मांगे उठा रहे हैं, मांग रहे हैं, तो उसमें तुमको क्यों दर्द हो रहा है? क्यों दर्द हो रहा है? और फिर तुम, मतलब मैं तुमको कोई वो दिख रहा हूँ, टेररिस्ट दिख रहा हूँ या गुंडे दिख रहा हूँ? मैं तो अपने आराम से बैठा हूँ, संवैधानिक तौर पे बैठा हूँ, संवैधानिक तौर से अपनी मांगे रख रहा हूँ। आप सुन रहे थे लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को। ये सारे लोग इस वक्त रात में यूजीसी के समर्थन में धरने पर बैठे हैं। और इस वक्त रात का 1 बज रहा है, 1 बजे भी ये लोग यहीं पर डटे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक यूजीसी वापस से लागू नहीं किया जाता, नए नियम लागू नहीं किए जाते, तब तक ये लोग ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। ये लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, ये लखनऊ का परिवर्तन चौक है। आपकी क्या राय है इनके इस धरने पर, इनके इस अनिश्चितकालीन धरने पर? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।